Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I will be discussing the next topics that is related to inheritance in today's session. Today I will be discussing only the theoretical concepts. We will not be going into the practical ones. So once theoretical concepts are clear to you, then in the next class I will cover the practical concepts. So let's start the theory of inheritance. ठीक है, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि इनहेरिटेंस क्या होती है. मेनली हमने इसको लिखा था कि वी इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस टू रीयूज़ द थिंग्स, या हमने सिंपल बोला था कि इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट रीयूजेबिलिटी. अब रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी कोई कोड लिखा हुआ है, आप उसी कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हो. ठीक है, यहाँ आपने कोई फीचर्स बना रखे हैं, आप उन्हीं फीचर्स को दोबारा यूज़ कर सकते हो. तो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हम इनहेरिटेंस इज अ कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास. ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, के ऑलरेडी आपके पास एक क्लास बनी हुई है तो उससे आप एक न्यू क्लास बनाते हो. इनहेरिटेंस का अगर आप नॉर्मल वर्ड भी इसका मीनिंग भी देखोगे इंग्लिश में, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो हेरिडिटी में आपको मिलता है, जो चीज़ आपको हेरिडिटी में मिलती है, यानी कि जो आपको अपने बुज़ुर्गों से मिलती आगे. ठीक है, जैसे आपके अंदर आपके कुछ फीचर्स जो है आपके मदर फादर के, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, किसी हेरिडिटरी कुछ फीचर्स जो होते हैं आपके हमेशा मिलते रहते हैं. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब भी सेम कुछ उसी तरह का है. इसमें क्या होगा, इसमें आपने क्लासेस के साथ इनहेरिटेंस करनी है. यानी कि मान लीजिए क्लास आपके पास ए है. अब ए क्लास में क्या क्या हो सकता है? हमने क्लासेस में क्या पढ़ा था? या तो आपके मेंबर वेरिएबल्स होंगे, या फिर आपके मेंबर फंक्शंस होंगे. ठीक है, या फिर आपके क्या होंगे? मेंबर फंक्शंस, या आप इनको कह सकते हो, मेंबर वेरिएबल्स को आप कह सकते हो डेटा मेंबर्स. तो एक क्लास के पास ये दो चीज़ें उसके पास होती हैं. ठीक है, सो इस क्लास से अगर हम एक न्यू क्लास बनाते हैं, ठीक है, अगर हमने एक न्यू क्लास मान लीजिए बना ली, उसके पास अपने कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, अपने कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे. ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि इस क्लास बी को भी वही डाटा मेंबर्स या वही मेंबर फंक्शंस चाहिए जो कि क्लास ए ने बनाए हुए थे, तो बजाय कि आप इन डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन करो, आप क्या करोगे? इनको इनहेरिट कर लोगे, आप नीचे ले आओगे. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम पेरेंट से करते हैं. ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड. तो अब होता क्या है, पेरेंट के पास कुछ अपनी ज़मीन जायदाद कुछ होती है. ठीक है, उसकी अपने पास कुछ प्रॉपर्टी होती है. जब ये पेरेंट के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाती है? उसके चाइल्ड को. ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी को हेरिडिटली ये किसको प्रोवाइड की जाएगी? ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड को मिल जाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. ठीक है, तो इट मीन्स अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के थ्रू बनी हुई है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इस चाइल्ड को मिल सकती हैं. अब सारी की सारी मिलेंगी या कुछ मिलेंगी? जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, किसी बच्चे का हम बोलते हैं नाक फादर पे गया है, आंखें मदर पे गई हैं, या उसके कुछ फीचर्स, फिज़िकल फीचर्स उसके मदर फादर से मिलते हैं, या उसकी कुछ आदतें, उसके बिहेवियर जो है उसके दादा दादी, नाना नानी या किसी और से मिलता जुलता है. तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट की डुप्लीकेट कॉपी होती है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि चाइल्ड में कुछ फीचर्स उसके पेरेंट के होते हैं और कुछ उसके अपने फीचर्स होते हैं. ठीक है, इसके पास कुछ अपने फीचर्स होते हैं, कुछ जो है इसके पास पुराने फीचर्स इसको हेरिडिटी में मिल जाते हैं. ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनहेरिटेंस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, कि आपने नई क्लास तो बनानी है. इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ creating a new class having some
न्यू फंक्शनैलिटी कि उसमें कुछ अलग से उसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम द इनहेरिटेड वंस। मतलब इनहेरिटेड होने के कारण उसको कुछ फीचर्स तो उसके अपने पेरेंट से मिल गए, पर उसके पास उसके अपने कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डाटा मेंबर और ये वाला जो मेंबर फंक्शन है ये इस क्लास बी का अपना है, नया है फीचर, बट इसके अंदर हम डाटा मेंबर्स जो क्लास ए के हैं या क्लास बी के हैं उनको भी हम यहाँ पे जो है इनहेरिट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसकी टर्मिनोलॉजी कि आपने इसको बोलना कैसे। जैसे आपने बताया क्लास ए, इस क्लास से आपने बना दी क्लास एक नई बी। ठीक है, तो अब इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, इसको आप चाइल्ड बोलोगे। ठीक है, या फिर आप बोलोगे बेस क्लास या बोलोगे आप डिराइव्ड क्लास। ठीक है, या आप इसको बोलोगे सुपर क्लास और इसको बोलोगे आप सब क्लास। तो ये आपने ऐसे ही टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। अगर आप बाई चांस बोलते हो, क्योंकि जब आप थ्योरी में लिखोगे तो आप बोलोगे कि पेरेंट क्लास हैव दीज डाटा मेंबर्स एंड दीज आर इनहेरिटेड टू इट्स चाइल्ड क्लास। अगर आप पेरेंट वर्ड को यूज़ कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड है आपको यूज़ करना पड़ेगा चाइल्ड, और अगर आप बेस यूज़ कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्या है डिराइव्ड। मीन्स द बेस क्लास, आप ऐसे लिखोगे द क्लास बी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास ए, कि आपने ए क्लास से बी बनाई है। ठीक है, अगर सुपर वर्ड यूज़ करते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको सब वर्ड जो है ये यूज़ करना पड़ेगा, सुपर क्लास और सब क्लास। तो ये टर्मिनोलॉजी है आप इनहेरिटेंस में क्लासेस के नाम कैसे लिखते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका आता है वो आता है कि आप इनहेरिटेंस, पहले एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, बाद में इसकी टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। मान लीजिए क्लास ए है, इसके पास इंट ए हो गया। ठीक है, इसका कोई फंक्शन हमने ले लिया ए बी सी, इसका हमने कोई फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब क्लास हमने एक बनाई बी, वो इससे इनहेरिट की है। वैसे तो सिंटैक्स आएगा पर मैं सिंटैक्स यहाँ पे लिख नहीं रहा। ठीक है, सिंटैक्स हम बाद में लिख लेंगे। क्लास ए बनाई, इससे क्लास बी बना दी, इसके पास इसका अपना वेरिएबल बना दिया इंट बी, और इसका फंक्शन एक अपना बना दिया डी ई एफ, ये वाला। ठीक है, अब जब इनहेरिटेंस हुई तो क्या हुआ, इसके मेंबर्स और इसके फंक्शंस जो है वो किसको मिल गए, बी को। इट मीन्स आप इस तरह इसको विजुलाइज कर सकते हो, यानी कि आप इसको दिमाग में एक इमेज सी बिठा सकते हो कि ये जो इंट ए था ये नीचे अब क्लास बी के पास भी जो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ए बी सी जो है ये फंक्शन जो ऊपर से यानी कि पेरेंट क्लास से हमें नीचे वाली क्लास को जो है ये मिल चुका है। आप ऐसे इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल ले लो कि आपके माता पिता ने आपका प्लॉट कहीं हरियाणा में लिया हुआ था। ठीक है, अब आपने ये प्लॉट ले लिया होशियारपुर में, प्रॉपर्टी आपने कोई ले ली होशियारपुर में, तो अब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। होशियारपुर की प्रॉपर्टी तो आपकी अपनी है ही है, जो आपने खुद नहीं बनाई है, और हरियाणा वाली आपको हेरिडिटी में अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि आप इस क्लास ए के जो हो बच्चे हो, तो इसलिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इट मीन्स आपके पास अभी कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, टोटल 2। ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है कि इनहेरिटेंस में ये वैल्यूज़ नीचे आ जाती हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जब नीचे आती हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो कैसे जाएंगी। जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो ज़मीन जायदाद की, तो ऐसा होता है कि जो जैसे मेरे फादर हैं उनको अगर मेरे दादाजी की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास ही आएगी। ठीक है, मेरे फादर चाह के भी उसको किसी और को मतलब जो है फोर्सफुली नहीं दे सकते, मतलब मैं कानूनन वो मेरा अधिकारी है कि वो मेरे को ही मिलेगी। ठीक है, बट अगर मेरे फादर ने कुछ ज़मीन खुद खरीदी है तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है कि वो चाहे मेरे नाम पे दें चाहे वो किसी और के नाम पे लगा दें। ठीक है, तो जब हमें हेरिडिटी में कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कई बार तो होता है कि उस पर आप पहला अधिकार आपका ही है, कई बार होता है कि उसके ऊपर आपका पहला अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह हमारे इसमें भी जो है आपका C++ में जब आप इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हो तो आप जो नीचे डाटा भेजते हो वो तीन तरह भेज सकते हो। मतलब आप पब्लिकली जो है इनहेरिटेंस करते हो,
या प्राइवेटली अपना डाटा जो है नीचे सेंड करते हो, या प्रोटेक्टेडली करते हो। तो ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है। चाहे आप पब्लिकली अपना डाटा जो है, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी, पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी पब्लिकली या अपनी चाइल्ड को देता है, या वो प्राइवेटली अपनी प्रॉपर्टी चाइल्ड को देता है, या फिर वो प्रोटेक्टेडली अपनी प्रॉपर्टी चाइल्ड को देता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि ये कैसे करता है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब प्रॉपर्टी आगे दी जाती है, यानी कि फीचर्स आगे भेजे जाते हैं एक क्लास से, पेरेंट जो अपने चाइल्ड को जब कोई प्रॉपर्टी देता है, कोई अपने फीचर्स देता है, तो वो 3 तरह दे सकता है, या पब्लिक को यूज़ करके, या प्राइवेट को, या प्रोटेक्टेड को यूज़ करके। अब जो सेकंड इसका क्वेश्चन रेज होता है, वो सिर्फ इतना आपने माइंड थोड़ा सा आप अगर ध्यान दो कि अभी हमने ये जो भी हमने क्लासेस डिफाइन की है ना, उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम मेन में करते हैं, वॉइड मेन में, मेन फंक्शन में, यानी कि हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए कि हम जब मेन में इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम करते क्या है, हम क्लासेस के क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उसके मेंबर्स को यूज़ कर सकें। ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम क्लासेस के मेंबर्स को यूज़ कर सकें, यानी कि क्लास को असेस कर सकें, यानी कि क्लास के मेंबर्स को मेमोरी मिल सके और वो यूज़ हो सकें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखिए इंट ए, यहाँ पे इसका मेंबर वेरिएबल था क्लास ए का, ABC भी ए का मेंबर फंक्शन था, और बी में का अपना इंट बी था और DEF था। इसके अलावा इसके पास ए और ABC जो है पेरेंट से इसको मिल गए। तो इट मीन्स आप देख सकते हो कि ये चारों के चारों जो मेंबर्स हैं फ़िलहाल किसके पास हैं, क्लास बी के, ठीक है। तो इट मीन्स हमें जो है ऑब्जेक्ट क्लास ए का बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके जो मेंबर वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शंस है वो तो क्लास बी के पास भी पहुंच गए हैं। इट मीन्स आप ऑब्जेक्ट किसका बनाते हो, क्लास बी का, यानी कि यू मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू ट्राई टू मेक द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। मतलब जब आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो आप मोस्टली बेस क्लास, यानी कि ये वाली बेस क्लास जो है आपकी, ये वाली जो बेस क्लास है, इस बेस क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शंस को भी आप असेस कर सकते हो। तो आपने दूसरा जो है पॉइंट क्या याद रखना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो मोस्टली आप डिराइव्ड क्लास का बनाओगे, ठीक है। अब डिराइव्ड क्लास का कब बनाओगे, बेस क्लास का कब बनाओगे, वो डिपेंड करता है कि आपने इनहेरिटेंस कैसे की है, पेरेंट ने चाइल्ड को अपना डाटा कैसे सेंड किया है, प्राइवेटली या पब्लिकली। तो ये हम बाद में इसकी डिटेल देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना सिर्फ याद रख लो कि जो आप इनहेरिटेंस करते हो, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी आगे देते हो, तो उसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। और उसको असेस करने के लिए आप डिराइव्ड क्लास का मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको बेस क्लास को बार बार जो है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डिराइव्ड क्लास से उसको असेस कर सकते हो। आपने सिर्फ ये विजुलाइज करना पड़ता है कि ये डाटा भी कहाँ है। फ़िलहाल ये डाटा ए के पास है तो आपको ए का बनाना पड़ेगा, पर ए के जो डाटा है वो बी के पास भी पहुँच चुका है, इसलिए आप बी का डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ असेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसका सिर्फ सिंटैक्स। आज मैं प्रोग्राम नहीं इसका बनाऊँगा, प्रोग्राम हम कल इसको जब समझेंगे तब इसको बनाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी इसका जो आप सिंटैक्स देखिएगा, सिंटैक्स क्या होता है, क्लास बेस क्लास नेम, ठीक है। पहले आपने क्लास लिख लेना, उसके बाद बेस क्लास का नाम लिख देना, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके जो भी इसमें लिखना है आप लिख लीजिए, जो भी आपने डेटा मेंबर्स लेने हैं या आपने मेंबर फंक्शंस लेने हैं, जो भी आपने लिखना है वो लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपका आएगा क्लास, यहाँ पे आएगा आपका डिराइव्ड क्लास नेम, जो आपकी डिराइव्ड क्लास का नाम है। देन आपने लगाना है ये कॉलन। अब ये ध्यान रखना ये कॉलन है, ये सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन लगाना है। और स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगा देना, ये कॉलन ही लगाना है, ये याद रखना है। कॉलन लगा के उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे आप वर्ड लिखो विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड, ठीक है। विजिबिलिटी मोड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, ठीक है। और बाद में आपने लिखना है बेस क्लास का नाम, बेस क्लास नहीं, उसके बाद आपने इसकी ब्रेसेस को शुरू करके यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो होगा क्या, आपकी क्लास ये बेस क्लास नेम बन गई, जैसे आप लिख लो क्लास ए, उसके बाद आपने ब्रेसेस स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप लिखोगे क्लास बी, ये किससे बनी है, पब्लिकली
ए से बनी है, उसके बाद आप इसके ब्रेसेस लगा दो, तो ये आपका इनहेरिटेंस हो गई। अब ये वैल्यू पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, यानी कि ये वाली जो पॉइंट है विजिबिलिटी मोड है, ये कंट्रोल करेगा, इट विल कंट्रोल, ये कंट्रोल करेगा कि आपका ए के जो मेंबर्स हैं हाउ दे विल बी इनहेरिटेड, मतलब ए के जो मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, चाहे डेटा है चाहे फंक्शन है, वो बी क्लास में कैसे आएंगे, पब्लिकली आएंगे, प्राइवेटली आएंगे या प्रोटेक्टली आएंगे। यानी कि आप ऐसा सोचिए, मैंने आपको, आपके फादर ने या मेरे फादर ने मुझे ज़मीन दे दी, पर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तुम इसे आगे किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, यानी कि उन्होंने ख़रीद के दी थी, पर उन्होंने मुझे इस ढंग से दी कि ये आप आगे किसी और को ये नहीं बेच सकते, या आप इसको आगे अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कुछ इस तरह का अगर उन्होंने प्रोविज़न दे दिया। ये भी हो सकता है कि वो कह दें कि ये मैंने तेरे को ज़मीन दे दी, अब तू इसको बेच, चाहे रख, चाहे जो मर्जी कर, दान दे, जो मर्जी कर, ऐसा भी वो कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा, वो इस तरह भी कह सकते हैं कि ये मैंने तुझे ही दी है, ये तेरे तक ही रहेगी, उसके बाद आगे नहीं जाएगी किसी और के पास। यहाँ बोल देंगे कि तेरे से एक आगे पीढ़ी को ये चीज़ मिलेगी, उससे आगे ये नहीं मिलेगी। तो इस तरह मतलब जब आप किसी को चीज़ देते हो, जैसे आपने किसी को चीज़ दे दी, तो आप भी बोलते हो यार ये अपने पास ही रखना, किसी और को मत देना, या आप बोलते हो कि मैंने तुझे दे दी, अब तू इसको रख, चाहे ना रख, जो मर्जी कर, ठीक है। तो मतलब आपने वो चीज़ जो अपने फीचर्स हैं पेरेंट ने चाइल्ड को कैसे दिए, वो यहाँ पे डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक, विद दिस विजिबिलिटी मोड, कि वो पब्लिकली डाटा को सेंड करता है या प्राइवेटली करता है या वो प्रोटेक्टेडली करता है। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसको डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि इनहेरिटेंस हम करते क्यों हैं, फॉर रीयूजेबिलिटी। Inheritance means that you want to create a new class with the help of existing class. The new class can have its own features along with the features of the existing class, ठीक है, कि उसके पास existing class के features तो होते ही होते हैं, along with that that class can have its own new features, उसके पास अपने new features भी हो सकते हैं, ठीक है। So the class which is being inherited from another class is called as the child class or derived class or subclass, ठीक है। and the child and the class which is giving its features to the another class is known as the parent class or base class or super class, ठीक है। तो यानी कि आप इस वाले क्लास को या तो पेरेंट बोलोगे या बेस बोलोगे या सुपर बोलोगे, या आप बी को आप चाइल्ड बोलोगे, डिराइव्ड बोलोगे या सब क्लास बोलोगे। तो हम जो नॉर्मली फॉलो करेंगे वो हम करेंगे इस वाले को, सबसे ज़्यादा जो है हम इस वाले फॉलो को करते हैं, बेस और डिराइव्ड वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप C++ पढ़ते हो तो आप बेस डिराइव्ड को ज़्यादा यूज़ करते हो, जावा में आप सुपर सब को यूज़ कर सकते हो। वैसे कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर हम जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं बेस और डिराइव्ड। बेस मतलब जो बेस है जिसमें कुछ इसेंशियल फीचर्स है, इसको वैसे आप टेक्निकली कैसे यूज़ करते हो, आप इसको ऐसे टेक्निकली यूज़ करते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ समझाने के लिए, तो मैंने एग्जाम्पल दे दी। टेक्निकली हम ऐसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, ठीक है। जैसे आप बोलो कि हमारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट आए उन सभी को रोल नंबर जो है उनका कंपलसरी है, ठीक है, मतलब उनका रोल नंबर उनके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लासेस वो अलग अलग अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हम क्या है कि बेस क्लास बना देंगे कि बेसिक्स तो क्या है, बेसिक वर्ड आप यूज़ कर लोगे। बेसिक्स तो ये है कि उनके पास हर एक को रोल नंबर मिलेगा और हर एक का कुछ क्लास आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो है वो उनकी चॉइस है, ठीक है, तो वो उनके एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए। तो इस तरह आप इसको जो है मतलब इसको आप दिमाग में बिठा सकते हो कि ये यूज़ कहाँ होता है। जब आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये एसेंशियल फीचर्स हैं, ये तो सभी के पास होने ही चाहिए, तो उसको आप बेस क्लास बना दो, उससे आगे डिराइव्ड क्लासेस बना दो। तो जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनके पास बेस के फीचर तो होंगे, साथ में वो अपने फीचर्स जो ऐड कर देंगे। जैसे आप बाइक्स की अगर एग्जांपल ले लो तो हम बोलेंगे बाइक में क्लच, गियर, ये वो कुछ 4-5 चीज़ें जो होते हैं वो तो सबको होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा फीचर दे दो, किसी ने और कोई अपनी लाइटें लगानी है, किसी ने कोई गियर ज़्यादा बढ़िया करने हैं, किसी ने अलॉय व्हील लगाने हैं, व्हील तो देने ही देने हैं, अलॉय लगाने हैं या नॉर्मल लगाने हैं, वो आपकी इच्छा है। तो आप क्या करते हो, आप एक बेस क्लास बना देते हो, उससे आप इनहेरिट करके अलग अलग क्लासेस बना लेते हो, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे बेस क्लास के जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं क्लास बी में, यानी कि क्लास ए के मेंबर्स जो है क्लास बी में चले जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो नॉर्मली हम डिराइव्ड क्लास का बनाते हैं, हम बेस क्लास का वो नहीं बनाते, ठीक है। बनाते हैं बेस क्लास का भी पर कुछ केसेस में, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे, ठीक है। पर आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि फ़िलहाल जो सारा का सारा डेटा आपका क्लास बी में आ गया है,
तो दो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या फ़ायदा, जब हम क्लास बी से ही क्लास ए के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं तो हमें क्लास ए का अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो आप इनहेरिटेंस करते हो वो आप तीन तरह कर सकते हो, पब्लिकली, प्राइवेटली या प्रोटेक्टेडली। मतलब जब आपने अपने फीचर्स किसी और को देने हैं तो आप उस पर कंट्रोल लगा सकते हो कि ये फ़ीचर आगे फर्दर ही किसी और को दे सकता है या अपने तक ही रखेगा या एक आधा स्टेप आगे जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। तो इस तरह जो है आप इसको समझ सकते हो। ये हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपने सिंटेक्स देख लेना है। इसका सिंटेक्स क्या है, क्लास, बेस क्लास नेम, देन करली ब्रेसेस, सेमीकॉलन, उसके बाद क्लास, डिराइव्ड क्लास नेम, कॉलन, विजिबिलिटी मोड और आपके बेस क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। In the next class we will discuss more in detail about inheritance and we will also create a few programs about it. Okay, thank you very much.